नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। हमने लॉकडाउन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी देख लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में कोरोना लॉक हुआ? क्योंकि आंकड़े अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। ये संख्या देश में 1,65,000 भी क्रॉस कर गई है। अगर ऐसे सब कुछ चलता रहा तो कैसे जी पाएंगे हम और आप, और कैसे होगा काम? क्या लॉकडाउन की डेट एक्सटेंड करना इस महामारी का खात्मा है? क्योंकि देश ने अब तक लॉकडाउन 4 का जो पार्ट 4 था वो देख लिया है, और इसमें कितनी तेजी से संख्या बढ़ी है इस कामकाज के बीच, तस्वीरें सबके सामने हैं। लेकिन इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई भी सबने देखी हैं, और राजनीति हावी है। सवाल यह है कि कैसे कंट्रोल होगा इस महामारी में। यह तस्वीरें सामने आ रही हैं, डराने वाली तस्वीरें। ये आज की तस्वीरें हैं जब तेजस्वी यादव पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंच रहे थे तो उनको रास्ते में रोक दिया गया। उसके बाद देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ी। लेकिन राजनीति इस वक्त चरम पर है। आलम यह है कि ऐसी महामारी के बीच जब सबको सहयोग करना था इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए, वहां पर राजनीति होती है। सरकार एक तरफ बड़े बड़े फैसले ले रही है, लेकिन उस बीच चूक भी हो जाती है। चूक ये कि उस गरीब तबके के बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता। लॉकडाउन फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक हम लगातार देखते आ रहे हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही इस बीच में देखने को मिली है। मजदूरों का प्लान होता है, उसके बाद सरकार को यह याद आता है कि मजदूरों को चलिए अब हम छोड़ते हैं, बसों का अरेंजमेंट करते हैं। जब भारी तादाद में मजदूर नजर आते हैं तो सरकारों के हाथ पांव फूल जाते हैं। उससे पहले दिल्ली के मरकज की हमने वो कहानी देखी जिसने पूरे देश को डरा कर रख दिया। जब लॉकडाउन था तो मरकज में इतनी तादाद में लोग इकट्ठा थे, दिल्ली सरकार को पता नहीं चलता कि कैसे इतनी तादाद में लोग एक साथ इकट्ठा है दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी जो उस वक्त नंबर 2 पर पहुंच चुकी है उस लिस्ट में, जहां पर राज्यों में बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। बाद में पता चलता है जब वहां से जमाती निकलकर देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंच जाते हैं, और उसके बाद संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। और जमातियों की जो हरकतें सामने आई उसने और भी ज्यादा शर्मसार किया। डॉक्टरों के साथ बुरा बर्ताव, पुलिस वालों पर पथराव, और अब जो श्रमिक हैं, जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनको कंट्रोल करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन सरकार एक तरफ यह कह रही है कि लॉकडाउन 5 की हम शुरुआत करेंगे, जिसको लेकर फिलहाल बैठकों का दौर जारी है। अंदर खाने से जो खबरें सामने आ रही है, कोई औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ, लेकिन इशारा सीधा सीधा यही है कि लॉकडाउन 5 की जरूरत है, क्योंकि ऐसी स्थिति में महामारी अपना विकराल रूप ले चुकी है। ऐसे में कामकाज के साथ कैसे कंट्रोल होगा, यह वायरस सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन राजनीति से ऊपर हमें उठना होगा, तब इस महामारी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन की डेट को एक्सटेंड करना या फिर लॉकडाउन के नए नए पैंतरे, नए नए रंग रूप आकार को सामने लाना इस महामारी को खत्म कर सकता है, तो यह सरासर बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस लॉकडाउन के बीच लापरवाही की तस्वीरों को भारत ने देखा है। आलम यह है कि उस लापरवाही की वजह से यह मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एग्जैक्ट आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो 1,65,000 भी क्रॉस कर चुका है, यानी कि 67,000 तक यह संख्या पहुंचने वाली है, 1,67,000 तक। अगर इसी तरीके से मौत का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले वक्त में स्थितियां कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि तमाम मंत्री, इसी के साथ ही तमाम डॉक्टर इसकी चपेट में आ रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसकी चपेट में आ रहे हैं। यहां तक कि हमारी जो सुरक्षा में तैनात हमारे जवान हैं सरहदों पर, वो भी इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक है यह वायरस। अगर इस वायरस को अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में कई लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं, और तब स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक हो सकती है। सवाल इसलिए क्योंकि डॉक्टर इसकी चपेट में आ रहे हैं। जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश में इलाज कैसे होगा? बेड की कमी हो जाएगी। अस्पताल हमारे पास इतनी भारी तादाद में नहीं है कि इतने सारे मरीजों का एक साथ इलाज करवाया जा सके। एसी रूम में बैठकर राजनेता बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान हो जाते हैं कि मजदूरों का हम पूरा ख्याल रख रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीति चमकाने की होड़ सी लगी है। धरातल की तस्वीरों को अगर हम देखें तो वाकई अब डर लगता है इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि इस भीड़ में कितने लोग पॉजिटिव होंगे, कितने नहीं हैं, यह कहना बहुत मुश्किल है। और जबकि बार बार यह कहा जा रहा है कि एक शख्स कम से कम 100 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। यह वायरस इतना खतरनाक है। इससे पहले हमने चीन, अमेरिका, स्पेन, इटली की वो तस्वीरें देखी जहां पर मौत का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भारत ने सबक नहीं सीखा। लॉकडाउन तो लगा दिया गया, लेकिन उस बीच जो अब ढील दी गई है उससे मामला बहुत तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। राजस्व पर फोकस है, महामारी पर फोकस नहीं। आलम यह है कि अब संख्या बढ़ रही है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है सिवाय राजनीति के।
तो संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। सवाल यह है कि लॉकडाउन की डेट को बार बार एक्सटेंड करना, लॉकडाउन बढ़ाना क्या समस्या का समाधान है? बड़े बड़े ऐलान हो जाते हैं, उसके बीच लापरवाही सामने आती है। मंडी की तस्वीरें हम देख रहे हैं लॉकडाउन 4 में, जिस तरह से लॉकडाउन 3 में शराब की छूट मिली तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। लॉकडाउन 4 में हम देख रहे हैं एक गाड़ी में 3-3, 4-4 लोग एक साथ सवार होकर निकल रहे हैं, जबकि यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सरकार के पास अब कोई जवाब नहीं है कि अगर तेजी से आंकड़ा बढ़ता है, आने वाले वक्त में संकट खड़ा होता है तो कैसे जवाब दिया जाएगा। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। इस जानलेवा वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मरीजों का बढ़ता आंकड़ा सरकारों के लिए चुनौती बन गया। मौत के इस वायरस की रफ्तार इतनी तेज है कि इसे कंट्रोल कर पाना सरकारों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। चीन के वुहान शहर से यह वायरस चला, आज पूरे विश्व में जमकर तबाही का खेल खेल रहा है। अमेरिका, इटली, स्पेन की भयावह तस्वीरें देखने के बाद भारत ने इस खतरे को कम करने के लिए कितने सख्त कदम उठाए। अगर वक्त रहते सख्त कदम उठाए गए तो फिर ये कैसे खतरनाक वायरस भारत में अब मौत का तांडव मचा रहा है। यह मौत का सिलसिला भारत में जारी है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। हालातों को कंट्रोल करना अब मुश्किल होता नजर आ रहा है। बढ़ता मौत का आंकड़ा अब डरा रहा है। हालात कैसे कंट्रोल होंगे, आज सरकार से आम इंसान जवाब मांग रहा है। यदि इसी तरह से यह वायरस भारत में मौत का खतरनाक खेल खेलता रहा तो ना तो इतने हॉस्पिटल हैं, ना इतने बेड हैं और ना ही इतने डॉक्टर कि इस खतरे को कंट्रोल किया जा सकेगा। देश में मरीजों का आंकड़ा 1,65,000 भी क्रॉस कर चुका। इस वायरस की रफ्तार इतनी तेज है कि अब तक 4,000 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। 24 घंटे में देश में 7,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए और 175 लोगों ने इस वायरस के चलते दम तोड़ दिया। हर राज्य से मौत के आंकड़े डराने वाले सामने आ रहे हैं। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद इस वायरस की रफ्तार रोकना सबसे बड़ी चुनौती बन गया। वहीं दूसरी तरफ इस महामारी को रोकने के लिए धरातल पर प्रयास होने चाहिए, लेकिन राजनीति चरम पर है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि महामारी के समय कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। लोगों को महामारी के समय भी राजनीति करने की आदत पड़ गई है। जो अपने समय बैंकों में जिस तरह से उनके समय घोटाले हुए, भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर उनके समय हुआ, महंगाई जो आसमान छू रही थी उनके समय, आज वो ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र है, वो बांट सकते हैं, लेकिन मैं उनको याद करवाना चाहता हूँ 2014 से 2019 तक 7.5% विकास दर भारत की रही और महंगाई दर सबसे कम रही। यूपीए के समय 11% थी, हमारे समय 4% से कम रही है। और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो भी कम होकर 5.2% से कम होते होते 3.4% तक आ गया था। तो मैं आज उन बातों में नहीं जाना चाहता। आज बात है देश के व्यक्ति की जान बचाने की, जान भी बचानी और जहान को भी बचाना है, और वो सारे कदम प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर उठा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जब पीड़ितों से मिलने पहुंचे तो इस पर कई घंटों तक सियासी ड्रामा चलता रहा। तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक तक हुई। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने मजदूरों को हथियार बनाकर रेलवे विभाग पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। पुनिया ने कहा कि मजदूरों के साथ केंद्र सरकार और रेलवे विभाग भद्दा मजाक कर रहा है। उन्होंने आदेश दिया है कि माइग्रेंट वर्कर से ले जाने का किराया नहीं वसूल किया जाएगा। ये पहले ही हो जाना चाहिए था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, लेकिन उस समय दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सामने है कि वहाँ हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। राज्य सरकार जो चाहे उस तरह से
इंतजाम करें। और ये अनिवार्य इसलिए भी था कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाता था। रजिस्ट्रेशन करा के ये समझता था कि मेरा सीट पक्की हो गई। और जब शेड्यूल आता था, ट्रेन में बैठने से पहले उनको टिकट दी जाती थी। उसमें पता कि इस पर 900 रुपये लिखा है, 900 रुपये आपको जमा करने होंगे। अगर उसके पास पैसे हैं तो उसने पैसे दिए, जो कि सामान्य किराए से ज़्यादा था। और जिसके पास पैसे नहीं है उनको लाइन के बाहर कर दिया गया। वो अनिश्चित काल के लिए उसका क्या होगा ये पैदा की। पूरी तरह से व्यावसायिक दृष्टिकोण जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का था कि यहाँ के लोगों का शोषण करके, यहाँ के लोगों से वसूली करके हम केवल अपना व्यवसाय देखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको करेक्ट किया है, लेट से ही लेकिन दुरुस्त से। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन सब आरोपों को दरकिनार करते हुए मजदूरों के लिए सरकार की जमकर तारीफ करती नजर आई। ये बीमारी दस्तक देकर नहीं आई थी। इस बीमारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया। प्रधानमंत्री ने बार बार आग्रह किया कि ये वक्त राष्ट्र को समर्पित करने का समय है, राजनीति करने का नहीं। फिर भी कांग्रेस जो ऐसी महामारी के वक्त में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, उनको मेरा मात्र इतना ही आग्रह है कि जिस सरकार के ऊपर वो कटाक्ष कर रहे हैं, उस सरकार ने 1,76,000 करोड़ का गरीब कल्याण का पैकेज पहुंचाया। उनकी अपनी प्रदेश की सरकारें इस बात की गवाह हैं कि गरीब के घर तक न सिर्फ 3 महीने का, बल्कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए और भी राशन की सुविधा इसी सरकार ने मुहैया कराई। ये भी सत्य है कि छोटे व्यापारी हों उनके लिए फाइनेंशियल पैकेज की घोषणा की गई। ये भी सत्य है कि हाँ, ट्रेन, बसेस, प्लेन्स के माध्यम से चाहे हिंदुस्तानी किसी शहर में हो चाहे विदेश में हो, उसको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। ये निश्चित रूप से स्वीकार किया जाता है मेरी ओर से निजी तौर पर कि हाँ, कुछ लोग आज भी इंतजार में हैं घर लौटने के लिए। लेकिन ये वक्त है जब एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी की मदद करे। तो आज मैं मात्र इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसी महामारी के वक्त अगर आप फिर भी अपनी राजनीति करने पर उतारू रहेंगे तो राष्ट्र का हित आपके लिए सर्वोपरि नहीं है, इंसानियत आपके लिए सर्वोपरि नहीं है। तमाम राज्यों में डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आए। राजधानी के गाजीपुर मंडी में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे और ज्यादा संख्या एक साथ नजर आई। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,000 भी क्रॉस कर गई और मरीजों की संख्या में इजाफा दिल्ली सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना है। वहीं पंजाब के अमृतसर में ट्रेन कैंसिल होने पर प्रवासी मजदूरों ने हाईवे को जाम कर दिया और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश में भी बढ़ता आंकड़ा अब सरकार के लिए चुनौती बन गया। इस महामारी को रोकना सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मध्य प्रदेश सरकार के आदेशों में यह कह दिया गया कि अगर कोई पहली बार में होम क्वारंटाइन नियम तोड़ता है तो उस पर 2,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। दूसरी बार यही गलती दोहराई जाती है तो उसे क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चपेट में कई लोग आ चुके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोरोना से कई लोग ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन तमाम राज्यों में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के साथ ही इस महामारी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। आने वाले वक्त में अगर लॉकडाउन 5 की शुरुआत होती है तो सरकार को इस महामारी को रोकने के लिए सतर्क होना होगा,
क्योंकि लॉकडाउन की डेट को एक्सटेंड करना इस महामारी का खात्मा नहीं, जब तक सरकार इसको लेकर सख्त कदम नहीं उठाती। डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट देखने के बाद बहुत कुछ समझ में आ भी गया होगा कि लॉकडाउन को आगे एक्सटेंड करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। लॉकडाउन फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, थर्ड देखा, फोर्थ में हम हैं, अब फिफ्थ को लेकर बार बार जिक्र चल रहा है। लेकिन अगर लापरवाही हम दिखाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएंगे और सरकार अपना राजस्व बढ़ाने की तरफ फोकस करेगी तो कोई फायदा नहीं है। तब भूल जाइए कि इस महामारी से हमें निजात मिल सकती है, क्योंकि अब धरातल की तस्वीरों को देखने का वक्त है। इस महामारी को कंट्रोल करना होगा। सबके सहयोग की बार बार बात की जाती है, लेकिन सबका सहयोग है कहां? सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। आज इसी पर ही हम चर्चा कर रहे हैं और मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, स्वागत है सर आपका। जी सर, लॉकडाउन 4 में इस वक्त हम हैं। अंदर खाने खबरें ये हैं कि 5 का भी कभी भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि लास्ट डेट बहुत नजदीक है, 31 मई, 1-2 दिन बाद वो भी आ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि लॉकडाउन की डेट एक्सटेंड करना या नए नए पार्ट, इसके नए नए रूप रंग आकार को लाना समस्या का समाधान है, जब हर बार लापरवाही सामने आ रही है। देखिए सचिन, पूरे विश्व परिदृश्य को हम देखेंगे तो दरअसल कोरोना जैसे आया, जितनी गंभीरता से और जितना एक महासंकट ये दिखा कि लोगों की जान जा रही है, लगातार आज भी जान जा रही है, लेकिन आप विश्व की राजनीति को देखेंगे तो भौतिकता से और एक एजेंडा से कि कैसे अपने देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभुत्व को कायम रखा जाए, इस बात को लेके उनके लिए जो लोगों की जान थी वो कहीं निचले स्तर पर रही, लेकिन उनका प्रभुत्व बहुत ऊंचे पायदान पर रहा। और मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में ये एक किसी देश की गंभीरता के बारे में आप सवाल नहीं उठा सकते। पूरी दुनिया में कोरोना संकट को इस तरह लिया ही नहीं गया कि लोग मरेंगे, लोग मरने वाले हैं, लगातार लोग मर रहे हैं, हमें क्या तैयारी करनी है। और आज आप भारत को लीजिए, कितना बड़ा हमारा अस्तित्व है पूरी दुनिया में, कितना अलग स्थान है, लेकिन जो थ्योरी डेवलप की गई थी पूरी दुनिया में, लॉकडाउन लगाना है, जो चाइना ने रास्ता बताया उसी के पीछे दुनिया चल पड़ी, जो चाइना ने किया उसके पीछे दुनिया चल पड़ी, और उस रास्ते पर ये नहीं पता था कि हमें आगे क्या अड़चनें आने वाली हैं। आज जिस तरह अड़चनें आ रही हैं ये बहुत दुखद है, और सरकार को भी नहीं पता है कि आगे करना क्या है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन जिस तरह से आपने कहा है कि जो ये महामारी आई है पूरा विश्व इसकी चपेट में है, लेकिन भारत में उस वक्त स्थितियां सामान्य थी जब डराने वाले आंकड़े तमाम देशों से सामने आ रहे थे। फिर चाहे हम इटली की बात करें, अमेरिका की बात करें, चीन की हमने वो तस्वीरें देखी है कि मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा था और बार बार लोगों से अपील की जा रही थी भारत में कि अब सुधर जाइए। लेकिन उसके बावजूद जब लॉकडाउन होता है फिर संख्या कैसे बढ़ जाती है? कहां पर लापरवाही है, कहां पर चूक रही है? देखिए, एक परफेक्ट रोड मैप जो आना था कि कोरोना पे हमें किस तरह से चलना है, हेल्थ मिनिस्ट्री या श्रम विभाग, लेबर मिनिस्ट्री या DGCA, डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन, रेल मंत्रालय, इन तमाम जो विभाग थे इनका कोऑर्डिनेशन आपको नहीं दिखा इतने दिनों में, और कोई रोड मैप किसी तरह का नहीं दिखा। तमाम तरह के राजनीतिक मुद्दे उछलते रहे, तमाम सरकारों पे ब्लेम होता रहा, लेकिन एक रोड मैप जो तैयार होना चाहिए था ग्रास रूट लेवल पे, जिसे इफेक्टिव करना था और इमीडिएट इससे कहीं एक फर्क दिखने वाला था, वो रोड मैप सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक बयान जारी हो रहे हैं, लॉकडाउन 5 की बात हो रही है। आज कल का दिन इस देश पे जिस संकट की तरह गुजरा है, 7466 मामले देश में सर्वोच्च रिकॉर्ड दर्ज किया गया है इतने दिनों में। पूरी दुनिया में 10वें नंबर में भारत आ गया टॉप 10 में जी। आप समझिए कितना गंभीर विषय है, कितना गंभीर संकट है देश पे। अगर आगे भी रोड मैप तैयार नहीं किया गया, सारे कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हुए, तो ये तेनालीराम की कहानी की तरह हो जाएगा कि मुनीम मर गया बाकी सब ठीक है, गाय मर गई बाकी सब ठीक है, बकरी मर गई बाकी सब ठीक है, घर में आग लग गई बाकी सब ठीक है। तो ये बाकी सब ठीक है जैसी जो पॉलिसी है, इससे सरकार को नुकसान नहीं हो रहा है, इससे नुकसान किसी को नहीं हो रहा है, लेकिन नुकसान हो रहा है जो आम आदमी है, जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जो ये जानता है कि हमारी सरकारें हमारे प्रति उत्तरदायी हैं, वो कहीं विवश है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन फर्स्ट से अगर अब तक की हम बात करें, कितनी लापरवाही इसमें हमने देखी है। हालांकि आम इंसान को भले ही समझदारी उसकी कम हो सकती है, उसको नहीं पता कि एक्चुअल आंकड़े हैं क्या, ये महामारी क्या है, किस तरीके से इसकी चपेट में आ सकते हैं, लेकिन सरकार के पास तो कई बुद्धिजीव हैं, कई एक्सपर्ट उनके साथ हैं, सलाह मशवरा भी हुई उनके साथ बैठकर कि आगे किस तरीके से हालात रहने वाले हैं। WHO से हमेशा से जो रिकॉर्ड सामने आते हैं वो पहले सरकार के पास ही सामने आते हैं।
लेकिन उसके बाद जब आप कहते हैं कि महामारी ये बहुत खतरनाक हो सकती है और आप भारत जैसे देश से एक्सपेक्ट करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें, वो भी ऐसी जगह जहां पर लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की आदत है, उसके बाद ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लापरवाही की तस्वीरें सामने आती हैं। क्या फायदा हो रहा है इसको जो आप बैठकें कर रहे हैं और जो डिसीजन आप गाइडलाइन आप तैयार कर लेते हैं जब वो फॉलो ही नहीं हो रही है? देखिए सचिन, एक तो आप ये मेंशन कर लीजिए हमेशा के लिए कि जिस तरह कोरोना में हुआ है, लोग ये समझने लगे हैं कि राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो भोंपू साबित हुए हैं। ठीक है, वो उनका कोई बौद्धिक कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। एक जिले में भी कोई आप पायलट ऐसा रोड मैप तैयार करते कि इस जिले का ये पायलट रोड मैप है और इससे हमने ये कहीं पे इजाद पाई। ये सरकारें उलझी रहीं आपसी टकराव में, आपसी वर्चस्व में, भीलवाड़ा मॉडल को कहीं लागू करते, देश में जो एपिक सेंटर बने हुए हैं उन पर कहीं कार्रवाई होती। लोग लगातार मर रहे हैं, 175 लोगों का दिल मर जाना। आप समझिए कि एक ऐसा ये हादसा होने जा रहा है। 14 दिन भारत में डबल होने के मामले हैं, 14 दिन में मामले डबल हो रहे हैं। मृत्यु दर और रिकवरी रेट में उलझे हुए हैं आप आज तक भी, कि मृत्यु दर इतनी है 2.86 है, 2.6 है और रिकवरी रेट 41 पॉइंट है। इससे नहीं होगा। आप ग्रास रूट लेवल पर जाके देखिए कि कैसे मामले रोकने होंगे। बिल्कुल, लेकिन उन तस्वीरों की तरफ कोई झांकने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है, बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं और अभी लॉकडाउन जो 5 है उसको लेकर भी कभी भी किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है, लेकिन धरातल पर कुछ भी बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चंद्रशेखर जी, आपके पास मैं आऊंगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका सर एनबी न्यूज में। हेलो सुरेंद्र जी, स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज में। जी धन्यवाद। सुरेंद्र जी, लॉकडाउन 4 में इस वक्त हम हैं। हमने पार्ट फर्स्ट भी देखा, सेकंड भी देखा, थर्ड भी देखा, फोर्थ भी आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, पूरा देश देख रहा है। अब खबरें तो ये तक हैं कि 5 का भी किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है, लेकिन बढ़ती जो आंकड़े हैं वो अब डरा रहे हैं। अब डर लग रहा है कि काम तो दूर की बात है, हम सुरक्षित हैं भी या फिर नहीं। देखिए, पहले 4 लॉकडाउन सरकार ने जो अपने अधिनायकवाद और अपने अहंकार में किए थे वो पूरी तरीके से फेल है। उनका कोई साइंटिफिक लॉजिक के साथ नहीं किए, स्मार्ट तरीके से नहीं किए। हमने तो लॉकडाउन का समर्थन किया, निशर्त समर्थन। नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, पूरी तरह से फेल तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही थी वो धीमी जरूर हुई है। हालांकि लॉकडाउन 3rd और 4th में तब ये बहुत तेजी से बढ़ रही है, 1st और 2nd में स्थिति काफी सामान्य थी। हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो 561 मामले थे। ठीक है, आज 1.5 लाख से ऊपर मामले हैं। बिल्कुल। तो बताइए किस समय लॉकडाउन और पहले और दूसरे लॉकडाउन में अगर आपने घटाने का काम किया तो फिर कैसे बढ़े। और दूसरी बात है कि लॉकडाउन एक पॉज बटन था, तो आपने उनको रोकने के लिए तैयारियां क्या की। आज भी हिंदुस्तान पूरी दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से आ गया है टेस्ट करने के मामले में। उत्तर प्रदेश, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, इसके पीछे तो वजह यह भी मानी जा रही जो तालमेल का अभाव रहा है, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी, जिन राज्यों में उन्होंने सहयोग नहीं किया है, जिस वजह से अब ये आम मजदूर जो आम जनता है वो पिसती नजर आ रही है, संख्या बढ़ रही है, अब सबके हाथ पांव फूल गए। चलिए हम मान लेते हैं आपकी बात को, लेकिन आप जरा सा बता दीजिए, गुजरात में तो उन्हीं की सरकार है, वहां क्यों आंकड़े बढ़ रहे हैं। कर्नाटका में तो उनकी सरकार है, वहां क्यों आंकड़े बढ़ रहे हैं। नहीं, हम तो किसी स्टेट का सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं। तमाम ऐसे स्टेट हैं जहां पर बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव भी रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके पास मैं आऊंगा। राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। सुरेंद्र, चलिए, लगता है शायद सवालों का जवाब नहीं था, तिल मिला गए थे, उन्होंने फोन काट दिया। आगे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, इस गंभीर मुद्दे पर गंभीर डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की अब प्रतिक्रिया सामने आ रही है, अभी भी हम देख रहे हैं कि उस राजनीति की दलदल से कोई उठना नहीं चाहता ऊपर। अभी भी यही है कि अगर उनकी सरकार के बारे में बोले, उनके राज्य के बारे में बोले, तो घूम फिर के दूसरे राज्यों की तरफ इशारा हो जाता है कि वहां देखिए आप। देखिए सचिन, भारतीय राजनीतिक दलों ने टीम इंडिया की तरह काम नहीं किया। अपने अपने राजनीतिक वर्चस्व को देखते रहे, ताकते रहे, और सत्ता पक्ष को भी ये गंभीर जिम्मेदारी निभानी चाहिए था कि विपक्ष को आमंत्रित करना चाहिए था, बजाय आरोप प्रत्यारोप के, बजाय मुद्दों में भटकाने के, बयानों के तीर चलाने के, बयानों के तरकश खोलने के। सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलके जब आम आदमी मर रहा है, उसकी पीड़ाएं ज्यादा हैं और वो उसकी पीड़ाएं लोकतंत्र को लगातार छलनी कर रही हैं, तब राजनीतिक दलों को एकीकृत होकर इस पर विचार विमर्श करना चाहिए था कि सतही स्तर पर कैसे इन लोगों को फायदा पहुंचे, कैसे इन लोगों की जान माल का नुकसान जो है वो तुरंत प्रभाव से रुके। लेकिन सरकार ने ये नहीं किया। आज भी पॉलिटिकल एजेंडा जारी है, और जब आप देखते हैं कि कैसे एक स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर एक मां मरी पड़ी है और उसके कंबल में बच्चा घुस के
उससे खेल रहा है। ये सबसे मर्मस्पर्शी तस्वीर है पूरे देश की, पूरी दुनिया की। तो आपकी आंखों में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ये पानी हमारी आंखों में तो है, लेकिन राजनीतिक दलों की आंखों में जो पानी मर गया है वो कैसे जिंदा हो। और आप देखिए लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं, लोकतंत्र छलनी हो रहा है। लोकतंत्र गंभीरता की तलाश में है कि अगर 40 ट्रेनें रास्ता भटक जाती हैं आपकी ट्रैकों पर चलने वाली, और आप बयानों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सब कुछ कुव्यवस्था को दर्शाता है कि आप बड़े बड़े ऐलान कर देते हैं, लेकिन आपका होमवर्क कितना है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप जिनको लेकर इतने बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं उनकी आप सलाह मशवरा नहीं करते, उनसे सुझाव नहीं मांगे जाते। ये तो भद्दा मजाक है। वो भोंपू की तरह काम चल रहा है। जो कहीं एक बात हो गई, लगातार बीजेपी ने कांग्रेस पे आरोप लगा दिया, कांग्रेस ने भाजपा पे आरोप लगा दिया, यही सब चल रहा है। लेकिन लोग ये देखना चाह रहे हैं कि सरकारें, देखिए कोई रोड में पैसा ग्रास रूट लेवल का अभी तक नहीं जारी हुआ है। लोगों को बहुत उम्मीद है। सरकार का बहुत एक ऐसा विजन आना चाहिए कि हम कैसे लोगों को सहायता पहुंचाएं। 17 करोड़ लोगों को ये पैसा मिल गया, 500 रुपया। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, लेकिन लोग तो रेलवे प्लेटफार्म पर पड़े हुए, लाशें जा रही हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, हमने देखा है जब आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ था उस वक्त उम्मीद जगी थी कि हो सकता है शायद अब लोगों तक मदद पहुंचेगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से हर एक दिन छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, कैमरे के सामने आकर बड़े बड़े ऐलान हो जाते हैं, लेकिन धरातल में लोग मर रहे हैं। आपने उस तस्वीर का भी जिक्र किया जो बिहार की, आप बता रहे हैं कि मां पड़ी है, दोनों बच्चे उसके अगल बगल खेल रहे हैं, किसी की नजर उस पर नहीं जाती है। दिल को झकझोर देने वाली वो तस्वीर थी। हमने उन तस्वीरों को भी देखा कि कैसे एक मां अपने ट्रॉली बैग में बच्चे को लेटाकर खींच रही है। वो तस्वीरें नहीं पहुंचती सरकार तक। आपने महामारी का एक्ट बना दिया कि ये कोई इसके खिलाफ बोलेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये कर लिया जाएगा, ये सब अच्छी बातें हैं। एक एक्ट सरकार को, राजनीतिक दलों को अपने ऊपर भी बना लेना चाहिए था कि अगर हम इस लोकतंत्र का उल्लंघन करते हैं, अवहेलना करते हैं, जन भावनाओं का कहीं अपमान करते हैं, तो वो मुकदमे हम पर भी लदने चाहिए। राज ठाकरे मजदूरों को मारने पीटने की बात कर रहे हैं। यूपी में जिस तरह मखौल उड़ाया जा रहा है मजदूरों का, तमाम चीजें ऐसी हैं जो आज देश को भाव विहल कर रही हैं कि राजनीति की जो गंभीरता थी वो कहीं अपने वर्चस्व में खो गई है। और जमीनी स्तर पर आदमी परेशान है, आम आदमी बहुत परेशान है। लेकिन राजनीतिक दल चुनाव आने वाले हैं, चुनाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहां चुनाव नहीं होने हैं वहां सिंपल सीधे बयान जारी कर रहे हैं, बचा लिया है, अपने अपने आंकड़े गिना रहे हैं। घोषणाओं के मायाजाल में उलझा हुआ है सारा जनतंत्र। लेकिन ऐसे लंबे समय तक नहीं चलेगा। अब स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। आलम यह है कि अब अगर आप लॉकडाउन 5 भी शुरू करते हैं और उसमें भी यही दलदल सब कुछ रही जो इस दलदल में हम अभी हैं, तो आने वाले वक्त में फिर उम्मीद छोड़ दें। इस महामारी से हमें लड़ना भी होगा और दूसरी बात यह भी है कि हम सुरक्षित हैं या नहीं है, यह सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, आप मरते रहिए, सरकार काम कर रही है। सरकार के ऊपर क्या आक्षेप हो सकता है? जी, तमाम चीजें सरकार काम कर रही है। जी बिल्कुल। लेकिन चंद्रशेखर जी, हम देख रहे हैं कि आप मजदूरों को लेकर बड़ा ऐलान कर देते हैं कि कोई भी मजदूर किसी भी स्टेट में दिखे उनको तुरंत रोक दो, वो पैदल किसी ट्रैक पर, किसी सड़क पर नजर नहीं आना चाहिए। आप मजदूरों की बहुत अच्छी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि भैया वो पैदल चल रहे हैं, लेकिन तब आपको ख्याल नहीं आया कि मजदूर अपने घरों में हैं, जहां पर किराए के कमरों में राशन है भी या नहीं है, कोई भूख से तड़प तो नहीं रहा है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। जब उनका निकलने का सिलसिला शुरू हुआ तब पता चला कि वाकई इतने मजदूर कहीं ठहरे हुए थे अब तक। उनको रोक दो, मार लो, पीट लो, लठ चला लो, उनको दड़बों में बंद कर दो, कोठरियों में बंद कर दो, काल कोठरियों में बंद कर दो, पटरियों पे काट दो, वो जी वो सब कुछ भी कर दो, लेकिन गंभीरता कहीं नजर नहीं आ रही। तो क्या आपको लगता है कि अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा और आप भी फिर आप बड़ा ऐलान कर सकते हैं अभी 1-2 दिन में, या शाम तक हो सकता है क्योंकि अभी मीटिंग चल रही थी, लेकिन अब आप हर बार कहते हैं नया रूप, नया आकार, नया रंग, कुछ भी ऐसा बदलता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। देखिए, सरकार है, कुछ भी कर देगी, उसका पालन करना होगा और उसका अनुसरण करना होगा। लेकिन अब ये देखना होगा सरकार को भी कि ये लोग कितने दिन संकट में जिएंगे इस तरह से। जी नहीं, लेकिन अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा, आप तो ऑफिस तक खुल चुके हैं, प्राइवेट ऑफिस की बात करें या फिर सरकारी कार्यालयों की हम बात करें, आप तो लोगों को जबरदस्ती ये भी कह रहे हैं कि आपको काम करना पड़ेगा, इस वायरस के साथ आपको जीना पड़ेगा। आप अपना आप को खुद को आइसोलेट कर दिया है, आप तो कोई मदद के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं। बड़े बड़े ऐलान आप कर रहे हैं अंदर बैठे इसी कमरे से, सिर्फ कैमरा सामने आ गया, बड़ा बड़ा ऐलान कर दिया, हमदर्दी जता दी। ऐसे थोड़ी ना देश की तस्वीर सुधरेगी। नहीं तो तस्वीर सुधारने की बात कहाँ हो रही है जी, आम आदमी को सुधार की बात कहाँ हो रही है? जी
बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपके पास मैं आऊंगा। राजू मालवी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजू जी, स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज में। जी धन्यवाद। मैडम स्वागत है आपका। सवाल यही है कि लॉकडाउन हम देख रहे हैं, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में हम हैं, फिफ्थ का बार बार जिक्र हो रहा है। क्या अब हम समझें कि आप लॉकडाउन बढ़ाते रहिए, हम इसी तरीके से लापरवाही बरतते रहेंगे और जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा? सचिन जी, पहले लॉकडाउन से लेकर के अब तक सब कुछ आपने भी देखा है, हमने भी देखा है और अन्य लोगों ने भी। नहीं राजू जी, मुझे लॉकडाउन फर्स्ट और सेकंड तो बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन थर्ड और फोर्थ मेरे सिर के ऊपर से गया, मुझे समझ में नहीं आया कि उसमें था क्या। अब थोड़ा सा आप डिफाइन कर दीजिए। लॉकडाउन फर्स्ट और सेकंड हमने देखा, बिल्कुल है ना। उसके बाद थर्ड हमने देखा और फोर्थ में हमने देखा कि जहां जहां ग्रीन जोन है वहां थोड़ी थोड़ी नहीं, थर्ड में मैंने देखा वाइन शॉप के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी थी, सोशल डिस्टेंसिंग झूमती भी नजर आई। फोर्थ में देख रहा हूं कि जो आंकड़े हैं वो 1,65,000 भी क्रॉस कर गए हैं, ये मैंने देखा है थर्ड और फोर्थ में। अब फिफ्थ में क्या होगा भगवान जाने। देखिए, इस सारी चीजों का आकलन, सारी चीजों की गणना और सारे पूर्वानुमान इस तरह के थर्ड और फोर्थ के दौरान आ रहे थे, उससे हमारी जो भी सोशल डिस्टेंसिंग और जो हमने घर में स्टे होम कर करके जो सुरक्षा अपनी की है, उसके कारण आज हम विश्व में फिर भी काफी अच्छे स्तर पर। राजू मालवी जी, तारीफ करना छोड़ दीजिए ना। राजू जी, तारीफ करना, पीठ थपथपाना छोड़ दीजिए। अब तस्वीरें जो हैं धरातल की, एक्चुअल जो तस्वीरें हैं उन पर नजर डालिए। बिहार में एक माँ पड़ी रहती है, मृत माँ है, उसके अगल बगल बच्चे खेल रहे हैं। एक माँ को हमने देखा ट्रॉली बैग में अपने बच्चे को खींच रही है, वो तस्वीरें आप तक पहुंची हैं? सारी तस्वीरें हम तक पहुंची हैं। तो दुख होता है राजू जी, दुख होता है। आप एक महिला हैं, एक माँ जिसके बच्चे उसके अगल बगल हैं, माँ जिंदा है या नहीं है बच्चों को पता ही नहीं, दुख होता है आपको? बिल्कुल दुख होता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा इस राजनीति से ऊपर आइए ना। मानव को जिसके अंदर संवेदना है उसको दुख होगा। बिल्कुल। तो क्या क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात में जब आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लोग अपनी जान दे रहे हैं, तड़प रहे हैं सड़क के किनारे, अब ऐसे में हम राजनीति करें या वाकई धरातल पर जाकर उनकी मदद करें? राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति तो हो रही है। राजनीति कर रहे हैं सचिन जी, आप उनको कहिए। नहीं, राजनीति तो सभी कर रहे हैं, हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लगातार काम कर रहे हैं, हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम धरातल की तस्वीरों को दिखा रहे हैं, राजनीति सब कर रहे हैं। लोग काम कर रहे हैं, आप उसको देखिए तो दिख रहा है, तभी तो सवाल पूछे जा रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है तस्वीरें। ठीक है राजू मालवी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल भी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी। राजू जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। लॉकडाउन फर्स्ट सेकंड की बात की, मैं फर्स्ट का ही सवाल आपसे लेना चाहूँगा। आपने 29 करोड़ खातों में पैसा डाल दिया, 17 करोड़ लोगों ने पैसा निकाल लिया। पैसा निकालने के लिए वो बैंक गए, तो कई देश तो देश में इधर उधर हो ही गए छोटे छोटे। फिर ये लॉकडाउन का क्या मतलब है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का, आप मुझे थोड़ा बताएं। नहीं, देखिए ऐसा है कि राशि तो इसलिए डाली गई थी कि कोई बहुत मुसीबत में है तो वो राशि निकाल लेगा और उससे अपना काम कर लेगा। और लोगों की चिट्ठियां भी मिली थी। राशि अब राशि डालनी ही नहीं थी। मुझे तो आपका ये तर्क समझ में नहीं आया। भाई जरूरतमंद की ये बात अलग है कि उसका कुछ लोगों ने सिर्फ ये मान लिया जो उनकी नासमझी थी, जिसे बार बार समझाया गया कि उनको लगा कि अगर ये 500 रुपए हमने नहीं निकाले तो ये वापस चले जाएंगे। इस बात को जाकर अनेक जगह समझाया गया कि अब आपके अकाउंट में आने के बाद कोई चीज वापस नहीं होती। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भ्रांतियां बहुत जल्दी काम करती हैं और मैन टू मैन जिस तरह से जाती है तो वो माताएं बहनें लाइन में लग के। राजू जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने पैसा डाल दिया, लोगों को मिल गया। लेकिन जैसे कांग्रेस मनरेगा लाई थी, इतने बड़े संकट काल में मजदूरों को जिस तरह की राहत नहीं मिल पाई और लोकतंत्र जिस तरह से बेनकाब हुआ सड़कों पे, मजदूर जिस तरह मरा, आपको लगा नहीं कि लोकतंत्र कहीं पे विफल हो गया है? यहाँ पर मजदूरों को पर्याप्त राहत देने का कार्य हमारी सरकार ने किया। नहीं, किस सरकार ने किया? हमने उनको पहले 3 महीने का राशन इकट्ठा दिया है। प्रदेश के बाहर रहने वाले मजदूरों के खाते में भी हमने 1000 रुपए की राशि डाली है। मतलब मजदूर चूंकि वे अपनी व्यवस्था से चल दिए थे, फिर भी उनको जहां मिले हैं वहां पर उनको भोजन दिया गया, पानी दिया गया और बाद में तो हमने
उनको उस स्थान पर जहां वो मिल रहे हैं वहीं से वाहन कर करके उस प्रदेश की सीमा तक भेजा। मतलब आपके केंद्र की बयानों को सरकार ने माने उसके लिए ट्रेनें की। राजो जी, आपके बयानों को माने तो देश में कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ ठीक रहा है, अगर आपके बयान आपकी बात माने तो। इतना बड़ा देश है तो क्या मैं आपके बयान को सच मान लूं कि सरकार ने कुछ नहीं, नहीं आप किया? हमारे बयान को तो बिल्कुल मत मानिए, सब झूठ बोल रहे देखिए, हैं। अगर कोई सच बोलने का काम कर रहे हैं तो आप लोग कर रहे हैं कि राजनीतिक एजेंडा हावी है। आपको भी करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा भाई साहब, है ना। जो चीजें दुर्भाग्यपूर्ण रही हैं उसे ना आप नजरअंदाज कर सकते ना मैं कर सकती। तो आपको लगता है जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी सरकार को निभानी चाहिए थी, सरकार उसमें विफल रही है, नहीं रही है? बिल्कुल सरकार विफल नहीं रही। सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करने का प्रयास किया है और हम लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी हर कोशिश है कि किसी को परेशानी ना हो। फिर भी अगर कहीं परेशानी होती है तो उसके लिए समुचित व्यवस्था करने का पूरा काम सरकार करती है। आज भी आप देखिए कि जिन ट्रेनों से जिन मजदूरों को भेजा जा रहा है, आज स्टेशन पर हमारे स्वयंसेवी संगठन राजो मालवीय जी, जिस ट्रेनों से मजदूरों को भेजा जा रहा है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। जब बार बार ये कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग ही हथियार है इस महामारी से लड़ने के लिए, आप बीमारी बांट रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ से परे है। अगर ट्रेन में मजदूर बैठे हैं तो वहाँ ट्रेन में तो अब उनको बताया गया है कि भैया दूर दूर बैठना है। अच्छा। उसके बाद भी अगर कहीं वो नहीं, आपकी ट्रेन ही रास्ता भटक जाती है। कोई ट्रेन रास्ता नहीं भटकती है। पटना जाना है राउरकेला पहुंच जाती है, कलकत्ता राउरकेला जाना है कलकत्ता पहुंच जाती है। इस तरह की कोई एक आध चीज हुई हो तो हो सकता है, लेकिन नहीं राजो मालवीय जी, मजदूरों के पास खाने के लिए दाना तक नहीं था, भूखे प्यासे आपने ट्रेन पर बिठा दिया। उसके बाद जो 15-16 घंटे की दूरी थी आपने 25 घंटे लगवा दिए। आप घुमाते रहे, जहां उनको जाना नहीं था उस ट्रेन में आप घुमाते रहे। आपको यही नहीं पता था कि ट्रेन को कहां रुकना है, कहां उनको छोड़ना है। सब कुछ इतनी ज्यादा अव्यवस्थाएं थी फैली हुई कि जब कंट्रोल करना मुश्किल हो गया तो अब करें तो क्या करें। कब तक वाहवाही लूटेंगे इस तरह से? नहीं, हम वाहवाही नहीं लूटते, हम काम करते हैं। नहीं राजो मालवीय जी, आपने चलिए आपने श्रमिक ट्रेनें चलाई हैं। राजो जी सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, आपकी सरकार है, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, पेशेंस रखिए। राजो मालवीय जी सुनने की क्षमता रखिए, आपकी सरकार है, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, बेहतर होगा नम्र तरीके से आप जवाब दें, पूरा देश आपको सुन रहा है। राजो जी लिसन टू मी प्लीज, मुझे सुनिए, आप सुनिए। सवाल मैं सीधा सा आपसे पूछ रहा हूं कि ट्रेनें बसें आपने चलाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब आपको क्यों ऐसा लगा कि जब मजदूर शुरुआत से कह रहे थे कि भैया हमें घर छोड़ दीजिए, जब आपने छात्रों को लाना शुरू किया तो आप पर दबाव बना कि छात्रों के लिए तो इतने नम्र और जो मजदूर हैं उनके लिए आप इतने ज्यादा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। आनंद फानंद में ट्रेनें भी चला दी, बसें भी चला दी, जब मामला बढ़ा तो फिर उनको बंद भी कर दिया बीच बीच में। क्या था ये? में कुछ नहीं किया गया, हर काम को करने के लिए तैयारी लगती है भाई साहब, और उस तैयारी के साथ काम नहीं राजो मालवीय जी, आप इतना बड़ा ऐलान कर देते हैं लॉकडाउन का जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन आप कह रहे हैं तैयारी आपको नहीं पता था कि हमारे देश में कितने मजदूर हैं जो काम करते हैं दूसरे राज्यों में फंसे हैं, यानी कि आपने उनके बारे में सोचा ही नहीं। आप एयर इंडिया की फ्लाइट भेज देते हैं विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए, मजदूरों के लिए ट्रेन और बसों का इंतजाम नहीं होता। मजदूरों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है, उसको कैसे व्यवस्थित किया जाएगा? नहीं राजो मालवीय जी, लेकिन लॉकडाउन का ऐलान करने से पहले आप खुद कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या थी और आप उनको कहते हैं कि आप घरों में रहिए। कौन मकान मालिक कब तक रखेगा ऐसे मजदूरों को जो किराया नहीं देंगे, और आप कहते हैं कि आप घर में रहिए। आपको पता है कि एक कमरे में कितने मजदूर रह रहे हैं? आपने कभी जानने की कोशिश करी धरातल की तस्वीरों को, या सिर्फ यह कह दिया कि स्टे सेफ स्टे होम? धरातल की तस्वीरों को भी सब लोग जानते हैं, हमने तो उनके अकाउंट में पैसा डाला है। कैसी बात कर रहे हैं चंद्रशेखर जी? पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के तो बात मत करिए, कम से कम आप किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। नहीं राजो जी की भूमिका में राजो जी एक अपेक्षा उस तरह की करना चाहती हूँ। राजो जी एक शेर है, कमियों को निकालें, हम उदार हृदय से उन कमियों। राजो जी एक शेर है, शेर सुन लीजिए कि वो बड़े सलीके से झूठ बोलता रहा, मैं यकीन नहीं करता तो क्या करता, और इसी झूठ को आप उस सलीके से बोल रहे हैं। नहीं, हम किसी झूठ को सलीके से नहीं बोल रहे। हमारी पार्टी काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, स्वयंसेवी संगठन काम कर रहे हैं और भरपूर कोशिश करके, भरसक प्रयत्न करके काम किया जा रहा है। बयान राजो मालवीय जी इलेक्शन नहीं हो रहा है, राजो मालवीय जी इलेक्शन नहीं हो रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहा है। ये बातें इलेक्शन के टाइम पे बहुत अच्छी लगती है कि देखिए हम काम कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहा है।
मैं इलेक्शन की बात ही नहीं कर रही, मैं तो ये कह रही नहीं, हूँ आपकी कि बातों से तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन जैसे बात इलेक्शन कर होने रही वाले है। होंगे और आप लोगों को एक लुभाने पार्टी के के लिए प्रवक्ता बनने उनके के विश्वास को बारे में जीतने बात के लिए कर बड़े रही बड़े है। ऐलान कर रही हैं। सचिन है आप अभी प्रचार इलेक्शन- प्रसार कर रही हैं कि सचिन- हमने देखो ये करा वो करा, हम ये करेंगे वो करेंगे। सचिन बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और 24 सीटों पर मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन नहीं, होने लेकिन वाले हैं, लेकिन तैयारी चल अभी रही है जिस सर। तरीके के हालात बने हैं इस पर तो ये इलेक्शन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इलेक्शन हम वाली बार बार बात कह रहे हैं राजनीति से हमने थोड़ा ऊपर इलेक्शन वाली उठकर। बात नहीं की। चंद्रशेखर जी, किसी पार्टी के प्रवक्ता बन के बात मत करिए, मैं आपको बार बार ये निवेदन कर रही हूँ। आप तो प्रवक्ता हैं, आप तो ब्रांडिंग कर रहे मैं हैं, तो प्रवक्ता आप हूं, उस मैं दर्द को प्रवक्ता कहाँ की देख बात रहे हैं? पटरी पे जो मजदूर कट गए वो डेट याद है आपको? आपको याद है जो औरैया में ट्रक में मजदूर कुचल गए थे? आपको याद है सड़कों पर किस तरह मजदूर चले हैं? आप सरकारों को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लोकतंत्र छलनी हो गया पूरे देश का। पूरे देश का लोकतंत्र आपसे सवाल पूछता रहा। आप मुझसे कह रहे हैं कि पार्टी के प्रवक्ता बन के बात मत कीजिए। अगर मीडिया आपसे सवाल पूछता है तो आप उस पर इस तरह के आक्षेप लगाते हैं। एक बार सोचिए आप अंतर्मन से, पार्टी का प्रवक्ता बनने से और पार्टी का कार्यकर्ता बनने से पहले इस देश का नागरिक होना जरूरी है। और मैं इस देश का नागरिक हूं राजू जी, और उस हक से आपसे सवाल पूछने का अधिकार रखता हूं। राजू मालवी जी, आप सुन पा रहे हैं? राजू मालवी जी, आप सुन पा रही हैं? आवाज उन तक जा रही है लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे पा रही है। आपको सोचना चाहिए, आप ममता होती है मां के अंदर, आपको सोचना चाहिए किस तरह लोग मरे हैं देश में, किस राजू तरह मालवी लोग जी, आप छलनी सुन हुए पा हैं रही देश हैं? में। लोकतंत्र से जो उम्मीदें थी वो धराशायी हो गई। आप पार्टी को राजू एस्टेब्लिश कर मालवी रहे जी, हैं। अगर आप आवाज सुन रही हैं और इस तरीके से आप कुछ नहीं बोलना चाहती तो पूरा देश आपको इस वक्त देख रहा है, सुन रहा है आप कि किस जवाब तरह से दीजिए। आप अगर बच कहीं रही मैं हैं गलत सवालों हूं से। आप जवाब दीजिए, किस पार्टी के प्रवक्ता हैं? अगर मीडिया आपसे 4 सवाल पूछ लेता है तो पार्टी का प्रवक्ता हो जाता है। नहीं, आपकी खामोशी से फिर गंभीरता समझ में आती है कि वाकई आपके दिल में दर्द है। राजू मालवी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खामोशी से समझ में आता है कि आप कितने गंभीर हैं। सिर्फ किसी पार्टी का प्रवक्ता बनने से, बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा। धरातल की तस्वीरों को आप देखिए, किसी पर आरोप लगा दिए कि आप तो उस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, इन चीजों से काम नहीं होगा। मैडम, सचिन, आप तस्वीरें पूरा समझिए देश कि देख रहा है। आप मीडिया सवाल ठीक नहीं है। पूछ पा रहा है। बिल्कुल सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट चंद्रशेखर जी, को आपके कहता है। पास मैं आऊंगा। शीतल मात्रे इस वक्त कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पर है। शीतल जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। शीतल जी, जिस तरह का राजनीति स्तर हम देख रहे हैं कि जमकर मजदूरों को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर राजनीति हो रही है, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन 4 में कुछ भी नहीं बदला, 3rd में तो और भी ज्यादा स्थितियां खराब हुई, अब 5 का भी ऐलान कभी भी हो सकता है। क्या आपको लग रहा है कि हम जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? सबसे पहले जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की बात हमारी नहीं आती। ये जो देश चला रहे हैं, प्रशासन चला रहे हैं और अपने आप को नेता कह रहे हैं, ये पूरी जवाबदारी उनकी होती है। लॉकडाउन 1 कर दिया 4 घंटे में, उसके बाद लॉकडाउन 2 कर दिया, 3 कर दिया, अब कितने और लॉकडाउन बढ़ाने वाले हैं ये? क्या इनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है जिसके तहत सोच समझकर ये लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है? हम ये जान चुके हैं कि ये लॉकडाउन। शीतल जी, जिस तरह से आपने कहा कि इनके पास कोई प्लान है, जिस तरह से ये डिसीजन लिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार तो बार बार ये कह रही है कि सब अपना सहयोग कीजिए। क्या आपसे सुझाव मांगे गए? सहयोग, जनता से जो सहयोग मांगे थे, घर पे रहने के, केयर लेने के, वो छोड़ सारे दीजिए, कर दिए। जनता को आप छोड़ दीजिए, वो तो पिसी रही है, वो तो पिसी रही है, उस पर तो राजनीति हो रही है। लेकिन आप विपक्ष में हैं, क्या आपसे सुझाव मांगे गए कि भैया आप कैसे हालात को कंट्रोल करना है? अगर आप मीडिया चैनल हो, आप बेहतर जानते हो कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के हम नहीं जानते राहुल कांग्रेस जी के ने बारे में कि पहले कांग्रेस से के ही- अंदर खाने क्या चल रहा है। शीतल जी, हम नहीं जानते कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है। आप बताइए, आप नेता हैं कांग्रेस की, आप बताइए। जब मैं बात करने जा रही हूँ आप और कुछ पूछ लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारी योजनाएं थी और बहुत सारे सुझाव थे जो गवर्नमेंट ने बाद में देर आए दुरुस्त आए करके उन्होंने सुझाव एक्सेप्ट किए। अभी दूसरा सुझाव रखा है राहुल गांधी जी ने, जो न्याय वाला है। न्याय स्कीम के तहत 10-10 हजार रुपए जो लोअर क्लास रंग के लोग हैं और जो नीचे के, जो जिनका तबका नीचे है बिजनेस में, उन सब के अकाउंट में डायरेक्ट राहुल जी ने कह दिया। और जिस तरीके से आप 10-10 हजार का जिक्र कर रहे हैं, क्या लगता है आपको पहुंच जाएगा वो 10-10 हजार रुपए? क्योंकि अभी तो इससे पहले तो आर्थिक पैकेज का ऐलान भी हुआ था। मैं आप मीडिया वालों, आपकी तरफ से, सरकार से और जनता से ये पूछना चाहूंगी और बोलना चाहूंगी जनता को, इनफैक्ट कि आपने ये पूछा, ये जो इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया था वो कहाँ पहुंचा, किसको पहुंचा? ना माइग्रेंट वर्कर्स को पहुंचा है, ना किसी बंदे को पहुंचा है। क्या ये 15 लाख की तरह एक जुमला था? 15 लाख। ठीक है शीतल जी, आप लाइन पे बने रहिए। राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी, पूछिए। शीतल जी,
शीतल जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रही हूँ, बोलिए। शीतल जी, राजनीति मजदूरों की निगाह से गिर गई, नज़रों से गिर गई। लोकतंत्र से जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई, और जिस तरह का माहौल पूरे देश में रहा, राजनीति आप विपक्ष में हैं, लेकिन आप कई राज्यों में पक्ष में भी हैं, सत्ता पक्ष में भी हैं। राजनीति ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाई जिससे ये लगे कि देश में जिस लोकतंत्र की बुलंदी के लिए लोगों ने भूखे रह के, लोगों ने मर के, लोगों ने अपनी जान दे के, आज़ादी से लेके आज तक शहीद होके, सेना शहीद होके लगातार जिस देश को बचाती रही, उस देश की राजनीति ने कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया हो कि आम आदमी को लगे कि नहीं, ये सरकारें हमारे कल्याण के लिए हैं, ये सरकारें हमारी रक्षा के लिए हैं, या हमारी सुरक्षा के लिए हैं, और कहीं हम पे संकट आएगा तो ये सरकारें हमको बचाने के लिए हैं। ऐसा कोई चंद्रशेखर जी, ये ब्लैंकेट जो आरोप लगाया है, उससे बेहतर होगा कि आप मुझे कुछ स्पेसिफिकली बताएं या स्पेसिफिकली बोले। जैसे कितनी मैंने बातें, कई मुद्दे प्रेजेंट शीतल जी, कर कितनी बातें आपको बोलूं। मरी हुई माँ थी, बच्चा खेलता रहा, पटरियों पर मजदूर कट गए, बार बार एक बात को 1000 बार बोल बोल के भी गला सूख जाता है, Exactly. आंखों से आंसू निकल चंद्रशेखर जाते जी, हैं, और हमें आप भी कह रहे हैं कि यही बातों स्पेसिफाई, पर तो बात मैं कर- कितनी बातों को क्लासिफाइड करूं, बताएं आप। एग्जैक्टली चंद्रशेखर जी, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो हादसे या घटनाएं हुई है वो रेलवे की तहत से हुई है, और हम चाहते हैं कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं कह सकते, मिसमैनेजमेंट हुआ है, उसको अब तो सरकार सुधार ले। 48 ट्रेन जहां जाना चाहिए था वहां नहीं गई, बल्कि रास्ता भूल गई। शीतल जी, एक बात और पूछ रहा हूं मैं आपसे। हाँ जी। आप राजनीति में हैं, बहुत समय से, कितने समय से राजनीति कर रही होंगी, देख रही होंगी सब चीज़ों को। आपको लगता है कि राजनीति में आज नहीं कल कभी ऐसा समय आएगा कि कोई प्रायश्चित होगा इतनी बड़ी घटनाओं का, जो ये जनमानस को हानि हुई है, इसका कोई प्रायश्चित होगा भारतीय राजनीतिक दलों के पास? कुछ हो सकता है ऐसा? प्रायश्चित की तो बात मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकती हूँ कि अभी भी सुधर जाए, सरकार सुधर जाए, और जहां गलतियां और मिसमैनेजमेंट है वो और आगे कंटिन्यू ना करे। 5वां लॉकडाउन जनता फेस करने जा रही है, जिसकी कोई रूपरेखा ही नहीं है हमारे पास। जिंदगी भर लोग काम के बिना तो घर में बैठ नहीं सकते। नहीं शीतल जी, आप राजनीति से पहले भारतीय नागरिक हैं, एक हाँ जी। महिला हैं, ममता है आपके भीतर। मैं उस ममता से सवाल कर रहा हूं कि जिस तरह देश में ये देखने को जो मिला है, आपको लगता नहीं कि राजनीतिक दलों ने कोई जिम्मेदारी अगर सही तरीके से उठाई होती? तमाम राजनीतिक दल तमाम चीज़ों पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन आज जब मौका था और सारे राजनीतिक दलों को टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए था, वो टीम इंडिया भारत के किसी व्यक्ति को नजर नहीं आई, और आप पॉलिटिकल एजेंडा को आगे करते रहे, कहीं अपने वर्चस्व और अहंकार की लड़ाई लड़ते रहे। जी, ये पूरे पैंडेमिक में आपको कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का पॉलिटिकल एजेंडा कहाँ दिखाई दिया? आप एक उदाहरण देंगे मेरे को? सुझाव के अलावा राहुल गांधी ने अगर कुछ सत्ताधारी सरकार को दिया है, ऐसा कुछ राजनीति की है तो मुझे बता दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछा था आपकी ममता से, आपके अंतर्मन से, कि आप सवाल दीजिए, जवाब दीजिए। आप राहुल गांधी के एजेंडा को मैंने ब्लेम किया ही नहीं। मैं ना सरकार, मैं ना बीजेपी के एजेंडा को ब्लेम कर रहा हूं, ना मैं कांग्रेस के एजेंडा को ब्लेम कर रहा हूं। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं कि जिन लोगों के गले तक पानी नहीं पहुंच पाया, नदियां बहती रहीं देश में, जिन लोगों के पेट तक रोटी नहीं पहुंच पाई, इतनी अनाज की बोरियां एफसीआई के गोदाम में पड़ी सड़ती रहीं, उस देश में, उस व्यवस्था में, उस लोकतंत्र में क्या कहा जाएगा उस राजनीति को? क्या आपने व्यवस्था ठीक नहीं की? इसलिए राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है सभी राजनीतिक दलों की? बनती है, और मैं खुश हूँ कि 100% कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी पाल रही है, जिम्मेदारी कर रही है। लेकिन आपका जो सवाल है, वो पूरे सवाल जो होने चाहिए वो सरकार को होने चाहिए। शीतल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र के हम जिक्र करते हैं, महाराष्ट्र में जो काम खिचड़ी सरकार को करना चाहिए था, उस खिचड़ी सरकार का हिस्सा आप भी हैं, लेकिन वहां पर सोनू सूद ने कर दिखाया। महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? सोनू सूद एक महाराष्ट्र का नागरिक है जिसने भी किया है, ऐसा नहीं है महाराष्ट्र सरकार ने नहीं किया है। महाराष्ट्र सरकार का काम चालू है, उसके साथ बहुत सारे ऐसे नागरिक है। आप सोनू सूद एक फिल्म हस्ती है, इसलिए उनका नाम आया जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं शीतल जी, बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर हैं, खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, उनका नाम तो सामने नहीं आया। सोनू सूद ने जो किया, उस तस्वीरों को पूरे भारत ने देखा, विश्व ने देखा, आप उनको झुटला नहीं सकते।
मैं कहाँ झुटला रही हूँ? मैं अच्छी बात है, सोनू सूद जी ने किया है। और नहीं तो आप सोनू सूद को छोड़िए ना, आप उनका गुणगान क्यों कर रही हैं? वो तो किसी पार्टी के मेंबर है ही नहीं। सवाल तो आपकी सरकार से है जो खिचड़ी सरकार है। और एक नागरिक का गुणगान कर रही हूँ। नहीं शीतल जी आप बिल्कुल कट टू कट जवाब दीजिए। महाराष्ट्र में जो स्थिति चरमरा गई है उसके पीछे वजह क्या है? किसने बोला चरमरा गई है? अच्छा, महाराष्ट्र में सबसे टॉप पर चल रहा है मैडम टॉप पर चल रहा है अभी तमाम राज्यों की लिस्ट अगर देखें टॉप पर चल रहा है महाराष्ट्र। इसीलिए टॉप पर चल रहे हैं, मैं वाकिफ हूँ और मैं जवाब भी दे रही हूँ, अगर आप बोलना दे। बिल्कुल बोलिए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस है। बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें, बॉम्बे में माइग्रेंट्स ज्यादा है इसीलिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है। अच्छा। सरकार अपनी तरफ से हैंडल कर रही है। आज ही मिड डे में पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है कि बॉम्बे का जो मॉडल है पूरी देश में अपनाया जाएगा। अच्छा, ये सराहना है मुंबई। नहीं शीतल जी, कौन सा मॉडल जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है तेजी से? शीतल जी, कौन सा मॉडल जो मरीजों की संख्या मुंबई में सबसे ज्यादा बढ़ रही है? दादर की साइड है, धारावी है और साउथ की साइड है ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस वार्ड में रहती हूँ सबसे कम केसेस है और यहाँ पे कम केसेस होने के बावजूद भी बीएमसी डोर टू डोर जा रही है। लेकिन शीतल जी ऐसा क्यों हुआ कि तमाम राज्यों की कंपेयर में महाराष्ट्र इस वक्त टॉप पर है? उसके पीछे कुछ वजह तो रही होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में तो डायरेक्ट एंटर नहीं किया कोरोना ने। जब कोरोना ने एंटर किया तो वो डायरेक्ट महाराष्ट्र में तो गया नहीं होगा। महाराष्ट्र में बॉम्बे से आई। नहीं शीतल जी, आप मुझे ये बता दीजिए ना कि महाराष्ट्र में तो एंटर नहीं किया होगा कोरोना ने आते साल की। भैया उसने ये कहा होगा सबसे पहले मुझे महाराष्ट्र पर अटैक करना है। हमें इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये बॉम्बे भी उसमें गिनती में आता है। अच्छा। अगर आप बॉम्बे को महाराष्ट्र से नंबर्स को कोरोना के बाहर रख दे तो महाराष्ट्र में देश भर में काफी इतने भी नहीं है जितने बढ़ाया जा रहा है। अरे शीतल जी थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठ जाइए। थोड़ा सा राजनीति से आप ऊपर उठ जाइए। इस पर राजनीति मत कीजिए कि आप कह रहे हैं कि इतने भी नहीं है जितना दिखाया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है। किसी को कोई सपना नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र को ही हमें टारगेट करना है। संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हालांकि अब महाराष्ट्र से आगे दिल्ली निकलने वाला है कुछ दिनों बाद, जिस तरह से वहां पर भी संख्या बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब वहां पर रोकना चाहिए था, एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए थी केंद्र सरकार के साथ, वहां पर वो सब कुछ नहीं हुआ। ट्रेनों को लेकर जिस तरह से अब राजनीति हो रही है कि ब्यौरा मांगा गया, वो नहीं दिया गया। उसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। शीतल जी आपके पास मैं आऊंगा। शीतल जी आपके पास मैं आऊंगा। एक गेस्ट और हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं, सुभाष चौधरी हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट हैं। सुभाष जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुभाष जी, सवाल मेरा सीधा महाराष्ट्र को लेकर है। शीतल जी कह रही है कि जितने आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उतने एक्चुअल में है ही नहीं, बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, यानी कि महाराष्ट्र को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है शायद शीतल जी जो प्रोसेस है उस या वो सिस्टम है शायद उससे परिचित नहीं है या फिर उसे दरकिनार करने की कोशिश कर रही हैं। एक्चुअल में जो आंकड़े आते हैं, आंकड़े केंद्र सरकार वहां से इकट्ठे नहीं करती है, बल्कि राज्य सरकार और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं और जो कमेटी बनी हुई है, प्लस जो स्वास्थ्य विभाग के उनके सीएमओ होते हैं, उनकी ओर से पुष्ट करके और आंकड़े भेजे जाते हैं केंद्र सरकार को अपडेशन के लिए। मुझे लगता है शीतल जी को शायद इस सिस्टम की सही जानकारी नहीं है। मैंने नहीं कहा आंकड़े गलत है, ये इन्होंने एज अ जर्नलिस्ट उनकी आदत है घुमा फिराने की और मुंह में उंगलियां डालने की। शीतल जी अभी आपने कहा कि उतना एक्चुअल में है नहीं जितना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। तो राज्य सरकार अभी आपका ये कमेंट था और आप बदल रही हैं एकदम से। सॉरी, अपने स्टेटमेंट से आप बदल रही हैं। दुनिया भी देख रही कि मेरे शब्द से कभी नहीं निकला कि आंकड़े बदल रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि महाराष्ट्र हैंडल कर रही है सिस्टम की जानकारी तो कम से कम इनको इस बहस में इनको इस बात की समझ तो होनी ही चाहिए और ये तथ्यहीन बातें कम से कम न करनी चाहिए चैनल पर आकर इस तरह से। मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। महाराष्ट्र की स्थिति निश्चित रूप से बदतर है और अनियंत्रित स्थिति में है। ठीक है, चंद्रशेखर भी हमारे साथ बने हैं स्टूडियो में। चंद्रशेखर जी सवाल पूछिए आप, समय बहुत कम है। सुभाष जी, जिस तरह का बॉम्बे मॉडल मैंने कोई सुना नहीं, शीतल जी बुरा मानेंगी थोड़ा सा, लेकिन सुभाष जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सुभाष जी देख रहे हैं देश की स्थिति जिस तरह लगातार बिगड़ती जा रही है, 14 दिन में मामले डबल होने का रेट आ गया है। आपको क्या लगता है आने वाले दिन कैसे होंगे देश के लिए? मैं तो बहुत दुर्भिक्ष देख रहा हूँ, जितनी दूर तक मैं देख सकता हूँ अपनी समझ के अनुसार। और खासकर महाराष्ट्र की बात जो आपने की है, निश्चित रूप से बेहद चिंता का विषय है पूरे देश के लिए, क्योंकि राज्य सरकार का सिस्टम पता नहीं किस मॉडल की बात कर रही है शीतल जी, मुझे समझ में बात नहीं आती है। और कहाँ ये अब तक ये इफेक्टिव हो पाए हैं, इनका सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। आपने देखा, आप मीडिया पे ही बहुत सारे ऐसी चीजें दिखाई गई, बड़े बड़े हॉस्पिटल अगर वहां ब्रिज के नीचे चल रहे हैं,
क्या आपके पास पंचायत भवन है, क्या आपके पास कम्युनिटी सेंटर नहीं है, क्या आपके पास स्कूल्स के और भवन नहीं है जहां आप उस तरह की व्यवस्था आप कर सकते हैं? इसका मतलब है कि सिस्टम चरमराया हुआ है और तालमेल नहीं है, कोऑर्डिनेशन तो है ही नहीं गवर्नमेंट्स में। हाँ, सुभाष जी कोऑर्डिनेशन का तो कोई मखौल होके रह गया है गवर्नमेंट में। बिल्कुल 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 सही बात है। दूसरा, श्रमिकों को लेकर मैं सुन रहा था, शीतल जी जो बातें कर रही थी श्रमिकों को लेकर के, और जो मुंबई की स्थिति की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप दिल्ली की बात करें, क्या दिल्ली का बहुरंगी चरित्र नहीं है, डेमोग्राफिक सिचुएशन? क्या पूरे देश से अलग अलग राज्यों से लोग दिल्ली में नहीं रह रहे हैं? क्या गुड़गांव में नहीं रह रहे हैं? क्या अहमदाबाद में नहीं रह रहे हैं? क्या चंडीगढ़ में नहीं रह रहे हैं? क्या जयपुर में? पूरे देश के अलग अलग राज्यों से लोग नहीं रह रहे हैं। बहुरंगी चरित्र सब जगह है। बिल्कुल सुभाष जी, समय का अभाव है, शीतल जी को भी सुन लेते हैं बहुत ही शॉर्टली। शीतल जी अपनी बात रखिए बहुत ही शॉर्टली। ये आंकड़े इसीलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेंट्स है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप ही ने आपके सवाल में आपका जवाब भी दे दिया, क्या दिल्ली में नहीं है या क्या अहमदाबाद में नहीं है? तो दोनों जगह के आंकड़े बहुत बड़े बढ़कर है, चाहे वो फिर। चलिए समय का अभाव है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। सुभाष चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय अपनी विचार हम तक पहुंचाने के लिए। शीतल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर जी फाइनल कमेंट सर आपसे, बहुत ही शॉर्टली, समय का अभाव है। सर सचिन, इन पंक्तियों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कैसी कैसी दुर्भी संधि है राजनीति की मंडी में। मृत्यु भीष्म की ढूंढ रहे हैं फिर से लोग शिखंडी में। अर्जुन का गांडी भला कितने बाजू छांटेगा, चक्र सुदर्शन कितने शिशुपालों के मस्तक काटेगा। सुविधाओं के इस महासिंधु में सब सागर बह जाएंगे, ऐसा लगता पांचाली के केश खुले रह जाएंगे। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी आपका इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो वर्तमान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, लॉकडाउन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हम हैं और फिफ्थ की जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, अगर लापरवाही बरतते रहे या फिर लॉकडाउन को एक्सटेंड करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। राजनीति से तमाम पार्टियों को ऊपर उठना होगा, धरातल की तस्वीरों को देखना होगा, तभी हम सोच सकते हैं कि इस महामारी को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं होगा, क्योंकि अब आंकड़े डराने वाले सामने आ रहे हैं। वक्त रहते अगर सबक नहीं लिया तो आने वाले वक्त में स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।